अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें नेक्स्ट वीक वैकेशन के लिए बाहर घूमने जाना है, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। आप अगले पल से ही खाने पीने का सामान कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें ऐसी जगह जा रहे जहाँ दूर दूर तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। सुनकर आपका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। आपने इसका समाधान ढूंढ लिया है। आपने सब कुछ चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेने की सोच ली है ताकि हमें आगे परेशानी ना हो, और हम टूर के लिए निकल जाते हैं। ये क्या, हमारा सारा खाना ख़त्म हो चुका है और पानी भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करें? हम उस जगह पूरी तरह से फंस चुके हैं। सोचकर भी डर लगता है। साल 2019 में रिलीज़ हुई मूवी की कहानी इसी बेस पे आधारित है। इस मूवी का नाम है आउटबैक। ये एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी की कहानी आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है ऑस्ट्रेलियन कपल की। वेड केली और लिसा सेज, ये दोनों जून 2015 को ऑस्ट्रेलिया आए थे एक बीच साइड वैकेशन के लिए। घर से ये दोनों खुश होकर निकले थे, पर प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वेड का मूड ऑफ हो गया था। वो दोनों टैक्सी करते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ पे कार रेंट पे मिलती है। दरअसल वेड ने लिसा को प्लेन में सबके सामने प्रपोज किया था और लिसा ने उसे मना कर दिया, और वेड को 2 हफ्ते के बाद आर्मी ज्वाइन करना था, और इस वजह से वो दोनों जन वैकेशन टूर के लिए निकले थे। लेकिन लिसा अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं थी, इसीलिए लिसा ने वेड को मना कर दिया। और इस बात पे वेड नाराज़ हो जाता है क्योंकि लिसा अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहती, पर वेड के साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहती है। वेड भी उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था शादी के लिए। वहाँ नॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और वहाँ से एक गाड़ी रेंट पे लेता है ताकि उसकी बीच साइड की वैकेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, पर वेड लिसा से बात नहीं करता। लिसा पूरी जर्नी में काफ़ी इंजॉय करती है। लिसा बाहर के काफ़ी सारे फ़ोटो निकालती है और फाइनली वो एक बीच पर पहुँच जाते हैं। लिसा उस जगह काफ़ी एंजॉय करती है, पर वेड का मूड अभी भी नाराज़ था। उसके लिए ये वैकेशन बस एक फॉर्मेलिटीज़ बनकर रह गया था। वो यही सोच रहा था कब ये वैकेशन ख़त्म हो जाए और मैं आर्मी ज्वाइन करूं। हम देखते हैं लिसा मैप देख के वेड को हेल्प करती है। कहती है कि उसे अब किस रूट पे जाना है। सर, वेड ने घर से निकलने से पहले पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी थी कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ रुकना है। वेड पूरी जर्नी में नेविगेशन का इस्तेमाल करता है और वो नेक्स्ट लोकेशन को मेंशन करके वो उसी रूट को फॉलो करता है। फिर वो कैप कैना बीच पे पहुंच जाते हैं। लिसा वहाँ पे अपना सेल्फ वीडियो बनाती है और वेड को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेती है, पर वेड का मूड अभी भी ख़राब था। लिसा उसे बोलती है हम दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं, और इसे वो अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहती है। लिसा उसे स्विमिंग के लिए बुलाती है। शुरू में तो मना कर देता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद वो एग्री हो जाता है। दोनों जन पानी में खूब मस्ती करते हैं और अचानक वेड जोर से चिल्लाकर पानी से बाहर आ जाता है और देखने लगता है तो उसे पानी में रहने वाली जेलीफिश ने काट लिया होता है, जिस वजह से वेड का पाँव काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस वजह से उसे चलने में काफ़ी मुश्किल आती है, इसलिए वो दोनों जन उस रात वो गाड़ी में गुजारते हैं। लिसा उसे एक पिक्चर दिखाती है और बोलती है हमें यहाँ जाना चाहिए। वेड उसे मना कर देता है ये बोलकर कि हमें अपने प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए। लिसा उसे ये बोलकर मना लेती है कि इस जर्नी के बाद हम फिर से अपने घर लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वेड अपने मोबाइल में वो लोकेशन सेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये जर्नी छोटी मोटी नहीं तो 32 घंटों की होने वाली है। वो दोनों उसी वक्त वहाँ से निकल जाते हैं। घंटों की ड्राइव के बाद आउटबैक में एंटर करते ही उनके मोबाइल का सिग्नल चला जाता है। वेड को ये पता था कि हम जिस जगह जा रहे हैं
उस जगह ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उसने टूर के बीच कुछ नियम बना लिए थे। जीपीएस को फॉलो करते रहेंगे, कोई भी शॉर्टकट रूट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जहाँ पे हमें शॉप दिखेगा वहाँ से हम अपने फ़ोन सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। लंबी ड्राइव के बाद रात हो जाती है और वो होटल रुकते हैं। सुबह होकर वो अपनी जर्नी को रिकंटिन्यू करते हैं। पूरे रास्ते में फ़ोटो क्लिक करती रहती है और वेड अपने जीपीएस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहता है। तभी उसका जीपीएस रीलोडिंग हो जाता है। जीपीएस रीलोडिंग तभी होता है जब उसे कोई शॉर्टकट दिखता है या फिर ट्रैफिक लेस रोड। वेड उसे फॉलो ना करते हुए अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करता है और आगे बढ़ता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये थ्रिलर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये मूवी ज़रूर देखिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर लंबी ड्राइव के बाद वो आउटबैक के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं। दूर दूर तक उन्हें पहाड़ और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। बंजर इलाकों से घिरा हुआ था। आगे बढ़ते बढ़ते एक कच्चे सड़क पे पहुंच जाते हैं। वहाँ से ड्राइव करते करते वो आगे बढ़ते हैं और तभी जीपीएस उन्हें यू टर्न लेने को कहता है। वेड को कुछ गड़बड़ लगती है। वो कार रोकता है और उसे पता चलता है कि जीपीएस रीलोड हो रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद फिर से जीपीएस रीलोड होता है। तभी भी वो सब्र रखता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद जीपीएस फिर से रीलोड हो जाता है और यहाँ पे वेड का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और वो गाड़ी रोकता है और वो बोनट पे चढ़कर आजू बाजू देखने लगता है और उसे दूर दूर तक पहाड़ और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। पेड़ पौधे तो होते हैं और उनकी लंबाई 4 या 5 फीट से ज़्यादा नहीं होती। सब देखने के बाद वेड लिसा से कहता है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारी गाड़ी का फ्यूल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ से वो पैदल आगे बढ़ेंगे। लिसा से बोलता है कि सामने वाले रिच पर जाएंगे और वहाँ से आगे का रास्ता ढूंढेंगे और वो ये डिसाइड करके पैदल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उस रास्ते पे चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और आजू बाजू वो देखने लगते हैं तो उन्हें दूर दूर तक पत्थर और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। उनका यहाँ पे आना वेस्ट हो चुका था। वो फिर से अपनी गाड़ी के पास जाना शुरू करते हैं पर रात के समय में उन्हें कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो अंदाज़ा लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो चलते चलते अल्टीमेटली वो रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें दूर दूर तक पत्थर और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं दिखता। जैसे वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस दिशा में जाना है। वेड आगे बढ़ता है जबकि उसके पैर की हालत ठीक नहीं होती। अंत में उसे रेस्ट लेना पड़ता है क्योंकि उसका पैर अब जवाब दे चुका था। लिसा उसे पानी पिलाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उनका पानी भी खत्म हो चुका है। दरअसल वेड के कहने पे उन दोनों पैदल रास्ता काटने की सोचते हैं। तब लिसा ने अपने साथ एक छोटी सी बैग कैरी कर ली थी। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात होने के कारण वहाँ टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और उसके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं होते। वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और उस रात वो पूरी ठंड में निकालते हैं। अगली सुबह लिसा वेड को उठाने की कोशिश करती है पर वेड उठ नहीं पाता। दरअसल उसे पूरे ठंड में वो जख्म काफ़ी गहरा हो चुका था जिस वजह से उसका पैर अकड़ गया था। ना उनकी मजबूरी थी क्योंकि उसके और लिसा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो रुक गए तो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे, नहीं तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। उस जंगल में जंगली जानवर के साथ सांप बिच्छू भी होते हैं जिस वजह से उन दोनों को काफ़ी खतरा था। खाने पीने ना मिलने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं जिस वजह से उनका स्पीड भी कम हो जाता है। वो दोनों वहीं सो जाते हैं। कुछ देर बाद लिसा के ऊपर एक बिच्छू आ जाता है और वो कपड़े के अंदर घुसकर उसे डंक मार देता है। सुबह हो जाती है। वेड का दर्द के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो उसी हालत में लिसा को आवाज़ देता है पर लिसा उठ नहीं पाती। वो उसे उठाने की खूब कोशिश करता है पर लिसा उठ नहीं पाती। वेड अपना दर्द भुला के उसे पूरी कोशिश के साथ अपने कंधे पे उठा लेता है। आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद वेड का पैर भी जवाब दे देता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ता है।
हम देखते हैं वेड के पास अब इतनी भी ताकत नहीं बचती कि वो लिसा को उठाकर आगे बढ़ सके। फिर वो उसे घसीट कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पहले उसे एक छोटे मिट्टी के पहाड़ के पास ले जाता है। वेड वहाँ की मिट्टी को हाथ से हटाकर उसमें से पानी निकालने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी वो नाकाम हो जाता है। वेड इतनी आसानी से हार नहीं मानता। कुछ देर बाद आसमान में एक प्लेन जाते हुए दिखता है। वेड उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, पर रेगिस्तान में मिलने वाले कंकड़ के बराबर उसकी आवाज़ होने के कारण उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो ज़मीन पर SOS लिखता है ताकि आसमान से जाने वाले कोई भी इंसान को वो देखे और उन दोनों को रेस्क्यू करके ले जाए। इससे भी कोई काम बनने वाला नहीं था। ऊपर से हेल्प आनी होगी तब आएगी, पर लिसा को बचाना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए वो कुछ सोचने के बाद वेड वहाँ से बड़ी सी लकड़ी लेता है ताकि वो मिट्टी में घसीट कर वो अपने लिए एक लाइन खींच सके और दोबारा लिसा के पास आने में उसे कोई तकलीफ ना हो। असल में वेड लिसा की बैग ढूंढने जाता है क्योंकि उस बैग के अंदर एक वाटर बॉटल होती है और उससे वो कलेक्ट करना चाहता था। बॉटल मिल जाती है और वो उसके अंदर यूरिन जमा करना शुरू कर देता है। सब उस लिसा के लिए करता है। हम देखते हैं लिसा को अब होश आ चुका है। वो दर्द के मारे चिल्ला उठती है। फिर वो आजू बाजू देखने के बाद उसे पता चलता है यहाँ पे कोई जंगली जानवर आसपास में चिल्ला रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। वेड वहाँ पहुँचता है तो उसे लिसा नहीं मिलती। वो जोर से चिल्लाता है। लिसा उसकी आवाज़ सुन तो लेती है, पर उसे ये पता नहीं चलता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है और ऐसे में रात हो जाती है। वो हो जाती है और हम देखते हैं लिसा के होंठ ठंड के कारण सूख गए थे और उसका एक जख्मी हाथ भी काम नहीं कर पा रहा था। वो झाड़ के पत्ते तोड़कर उसमें से मॉइस्चर पीने की कोशिश करती है। हम देखते हैं वेड अपना यूरिन पीकर आगे बढ़ता है और उसे फाइनली उसकी गाड़ी दिख जाती है और वो उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे भी वो निराश ही हो जाता है क्योंकि गाड़ी में कुछ खाने या पीने लायक कुछ भी नहीं होता। गुस्से से पागल हो जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है क्योंकि उसने गाड़ी का डोर ओपन ही रखा था। हम देखते हैं वेड काफ़ी हेल्पलेस हो चुका है। सोचने के बाद वेड गाड़ी का बोनट ओपन करता है और उसमें पानी ढूंढने लगता है। तब वो कूलर का पानी पीने की कोशिश करता है कि उस पानी को पीकर यूरिन कलेक्ट कर सके और वो लिसा तक पहुंचा सके। वो लिसा को ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। टैबलेट पानी पीने की वजह से वेड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो वहीं बैठ जाता है। अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। वो अपने फ़ोन रिकॉर्ड में वेड के लिए सॉरी रिकॉर्ड करके रखती है। फिर वो उन दोनों की इस टूर पे निकाली हुई फ़ोटो को देखती है। वेड का दर्द के मारे बुरा हाल हो जाता है। इसी में उन दोनों की रात कटती है। लिसा टोटली हेल्पलेस हो चुकी है। वो पत्थर में से मिट्टी खाकर उसका पानी पीने की कोशिश करती है। फिर वो उस ज़मीन पर ऐसे ही पड़ी रहती है। ज़मीन पर खींची हुई लकीर को लिसा देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये लकीर वेड ने खींची है। वो उस लकीर को फॉलो करते करते वेड तक पहुंच जाती है। देखती है वेड की हालत काफ़ी तरह से ख़राब हो जाती है। वो बस मरने ही वाला होता है। रोने लगती है। वो वेड को शादी के लिए बोलती है। वेड उसे उस बोतल देता है और उस लकीर की तरफ इशारा कर वो उसे कहता है कि तुम इस लकीर को फॉलो करते करते गाड़ी तक पहुंच जाओगी। मना कर देती है। वो रोते रोते वेड से कहती है कि हम दोनों साथ जाएंगे और फिर शादी भी कर लेंगे। कुछ देर बाद वेड की मौत हो जाती है। उसकी बॉडी के पास ही बैठी रहती है और ऐसे में रात हो जाती है और रात से दिन हो जाता है। पर ऐसा करने से वेड का सेक्रीफाइस बेकार हो जाता, इसलिए वो हिम्मत करती है और ड्रिंक को पीकर वो आगे बढ़ती है। पहले वो गाड़ी तक पहुंच जाती है और उस रिंग को पहन लेती है जो वेड ने उसके लिए लाई थी। और मुसीबत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
लिसा की बॉडी पर एक सांप चढ़ जाता है और वो सांप ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप होता है। लिसा कैसे भी करके उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। लिसा के पास अब इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो अपनी बॉडी को मूव कर सके, इसलिए वो वहीं पड़ी रहती है। यही दिन और रात हो जाती है और सुबह लिसा के पास आता है और लिसा को वो पानी पिलाती है। लिसा को लगता है कि वो वेड है और वो एक रेंजर होती है जो वेड ने बनाए SOS को देखकर वहाँ पहुँच चुकी होती है। का सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाता, लिसा बच जाती है। वेड की बॉडी को US भेज दिया जाता है। फिर पता चलता है वेड की मौत किडनी फेल की वजह से हुई थी क्योंकि उसने गाड़ी का वाइपर फ्लूइड पिया था। लिसा नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लेती है और वो अभी मिनीसोटा में रहती है और इस तरह यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी का थ्रिलर देखे बिना आप फील नहीं कर पाओगे। फिल्म में वेड एक जिम्मेदार इंसान के रूप में दिखता है। लिसा को वो इतना प्यार करता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान का भी सेक्रीफाइस कर देता है। हमें इस मूवी में काफ़ी कंफ्यूज लड़की दिखाई है कि वो अपने फ्यूचर को भी डिसाइड नहीं कर पाती, जिस वजह से वो वेड को मना कर देती है। पूरे बीच वेकेशन को आउटबैक टूर में बदल दिया था, जो कि उस बीच वेकेशन का हिस्सा भी नहीं था। जानकारी ना होने के कारण वो दोनों फंस जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये फिल्म रियल बेस पे आधारित है? मुझे तो नहीं लगता। ये दोनों कैरेक्टर फिक्शनल है। हो सकता है कोई कपल आउटबैक में फंसे हो, लेकिन गूगल सर्च या कहीं सुनने में ज़रूर आता है कि आउटबैक में इंसान ज़रूर गायब हो चुके हैं और ये फिल्में ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर ही बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे हादसे ऑस्ट्रेलिया में कई बार देखे जा चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।